नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरानी हमले से इजराइल में मची तबाही की, मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठते सवालों की। ये लाइसेंस देने की का जो अधिकार है भारत में, वो किसको है? देखेंगे बिहार में क्यों बढ़ी सियासी हलचल, सीएम ममता ने चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा, जानेंगे शंकराचार्य ने कैसे उड़ाई सरकार की नींद, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, गठबंधन के मुद्दों और सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बनाई 7 सदस्यीय समिति, डीएमके के साथ औपचारिक बातचीत की सौंपी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र का बजट पेश करते हुए भावुक हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा अजीत पवार की जगह कोई नहीं भर सकता, दिवंगत नेता के सम्मान में मेमोरियल और नागरिक अवार्ड का किया ऐलान। बंगाल चुनाव से पहले गवर्नर सीवी आनंद बोस का इस्तीफा, आरएन रवि को सौंपी गई बंगाल की कमान, सीएम ममता बनर्जी ने फैसले पर जताई हैरानी। केरल दौरे पर राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला, महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के सत्य और अहिंसा के मार्ग को बताया असली शक्ति, कहा क्रोध और अहंकार वालों के पास सत्ता हो सकती है, सत्य नहीं। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1097 अंकों की गिरावट के साथ 78,918 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 315 अंकों की गिरावट के साथ 24,450 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट की जंग और तेज हो गई है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइलें वहां कहर बरपा रही हैं। ऐसे में अब जिस तरह ईरान के हमले बढ़ रहे हैं, उससे अमेरिका और इजराइल की चिंता भी बढ़ गई है। तो ईरानी हमले ने कैसे बदले मिडिल ईस्ट के हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ जंग अब अमेरिका और इजराइल को भारी पड़ती नजर आ रही है। युद्ध के 7वें दिन में प्रवेश के साथ ही ईरान ने अपने जवाबी हमले और भी आक्रामक कर दिए हैं। उसने अब इजराइल पर अपनी सबसे घातक मिसाइलों में गिनी जाने वाली खुर्रम शहर 4 और इसके अलावा खैबर और फतह से हमला किया है, जिसके बाद इजराइल में भारी तबाही मची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 19वें चरण में खुर्रम शहर 4 नाम की भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें तेल अबीब के बीचों बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट और इजरायली एयरफोर्स के 27वीं स्क्वाड्रन बेस को निशाना बनाकर लॉन्च की गई है। इन मिसाइलों में करीब 1 टन वजन का वॉरहेड लगा हुआ है। मिसाइलें अटैक ड्रोन के साथ आगे बढ़ी और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पार कर अपने टारगेट तक पहुंची। उधर इजराइल के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इजराइल के साथ ही सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ईरानी ड्रोन का कहर देखा गया। इस बीच ईरानी सेना ने यह आरोप भी लगाया है कि अमेरिकी सेना अब फारस की खाड़ी के देशों में आम नागरिकों की इमारतों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर भी तेहरान ने करारा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान को अमेरिका की सहमति के बिना अपना अगला सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। रायसीना डायलॉग 2026 के वैश्विक मंच से ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीब जाहेद ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा है, जो लोग न्यूयॉर्क का मेयर तक नहीं चुन सकते, वे ईरान के अगले सुप्रीम लीडर का फैसला करेंगे। वो अपने देश में डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं, लेकिन ईरान के डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं। उन्होंने ट्रंप के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सब के बीच इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी ईरान के शिराज शहर पर हमला किया गया, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। लगातार तेज होते इन हमलों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है, जिसे लेकर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ती जा रही है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व में शांति बनाए रखने की अपील की है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है, दुनिया को इस आग को बुझाने और नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन इसके बजाय हम केवल और ज्यादा भड़काऊ और ज्यादा बमबारी और तनाव में बढ़ोतरी देख रहे हैं। मैं संबंधित देशों से तत्काल तनाव कम करने और शांति को मौका देने के लिए कदम उठाने की मांग करता हूं। अगर हम नागरिकों के लिए और ज्यादा आतंक और विनाश को रोकना चाहते हैं तो शांति बनाए रखना जरूरी है। तो यूनाइटेड नेशन ने भले ही शांति की अपील की हो, लेकिन फिलहाल यह मुमकिन नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ईरान में जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी में हैं, लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है कि आप सैनिक तो भेजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यानी ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये जंग खत्म होने की बजाय और भड़कती नजर आ रही है। इस जंग का असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है, खास तौर पर तेल की सप्लाई को लेकर। इस बीच अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की मोहलत दी है, जिसको लेकर देश में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, साथ ही जोरदार हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट।
अमेरिका और भारत के बीच तेल को लेकर चल रही खींचतान ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि अमेरिका भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की मोहलत दे रहा है और अब इसे लेकर भारत की सियासत में घमासान छिड़ गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पार्टी का कहना है कि ये बेहद शर्मनाक है कि अब अमेरिका तय कर रहा है कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। दरअसल अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने जानकारी दी कि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की 30 दिनों की अस्थायी छूट दे रहा है। ये जानबूझकर उठाया गया एक अल्पकालिक कदम है जिससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये केवल उस तेल के लेन देन की इजाजत देता है जो पहले से ही समुद्र में जहाजों पर फंसा हुआ है। अब इस पर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और सत्य एवं अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। इसे लेकर कांग्रेस ने राहुल गांधी के उस भाषण की भी याद दिलाई जो उन्होंने 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में दिया था। राहुल ने तब आगाह किया था कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है और इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अमेरिका ने हमें रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों का वेवर दिया है। वेवर वहीं दिया जाता है जहां रेस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं। They are giving us a license for 30 days. It's not just a license, it's a waiver. वेवर कहां दिया जाता है? वेवर वहां दिया जाता है जहां रेस्ट्रिक्शन डाली जाती है। और अभी ट्रेड डील पे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रेड डील लागू हो गई। अब देखना यह होगा कि 30 दिन की इस मोहलत के बाद मोदी सरकार अपनी विदेश नीति और देश की तेल जरूरतों को कैसे बैलेंस करती है और साथ साथ विपक्ष के हमलों का कैसे जवाब देती है। कांग्रेस के हमलों ने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है तो बिहार का सियासी पारा इस वक्त चरम पर है। अपने राज्यसभा जाने की खबरों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने अचानक जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई। नीतीश कुमार के आवास पर हुई बैठक से पहले ललन सिंह का अहम बयान सामने आया है। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मुकाम पर खड़ी है जहां से सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई। ये बैठक नीतीश कुमार के आवास पर हुई। सुबह से ही चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि इस बैठक में नीतीश कुमार अपने राज्यसभा जाने के फैसले की असली वजह विधायकों के सामने रखेंगे, क्योंकि पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सुबह जानकारी दी थी कि बैठक में नीतीश अपने फैसले की वजह बताएंगे, वहीं विधायक और सांसद अपनी बात रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहते हैं तो ये जेडीयू ही नहीं, एनडीए के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में सभी विधायकों ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की मांग की। कहा तो ये भी जा रहा है कि 7 मार्च को वो जेडीयू की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि वो नीतीश कुमार ही हैं जो बिहार का अगला सीएम चुनेंगे। इन कयासों को हवा और मिल गई जब दोपहर में ललन सिंह ने मीडिया से बात करते समय ये दावा कर दिया। सूत्रों की माने तो जहां एक तरफ कुछ एक नामों पर नीतीश कुमार की नजरें बनी हुई हैं, तो वहीं इस बैठक में नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया ताकि उनके दिल्ली जाने के बाद भी बिहार में एनडीए की नींव डगमगाए नहीं। फिलहाल इस बैठक को लेकर बिहार से दिल्ली तक सुगबुगाहट तेज है। अब माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बिहार का सियासी समीकरण बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और कुछ ही दिनों में बिहार की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। बिहार में सियासी हलचल तेज है तो पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। राज्य में हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला हुआ है और अब वो इस प्रक्रिया के जरिए कटे लाखों वोटर्स के नाम को लेकर धरने पर बैठ गई और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया। इसके साथ ही बड़ा ऐलान भी कर दिया। तो क्या कुछ कहा सीएम ममता बनर्जी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने है। एसआईआर में कटे लाखों वोटर्स के नाम को लेकर सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने के खिलाफ कोलकाता में धरना दिया। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के पास धरना देते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें बेनकाब करने की भी कसम खाई। टीएमसी सुप्रीमो ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत में कहा कि मैं बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की भाजपा और चुनाव आयोग की साजिश को बेनकाब करूंगी। मैं उन मतदाताओं को इस विरोध स्थल पर प्रस्तुत करूंगी जो चुनाव आयोग के मुताबिक अब इस दुनिया में नहीं रहे।
वहीं प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरों को एक्स पर शेयर करते हुए टीएमसी ने पोस्ट भी किया कि बीजेपी और चुनाव आयोग के एसआईआर अभ्यास से पीड़ित राज्य भर के लोग ममता बनर्जी के आह्वान पर धर्मतला में एक शक्तिशाली धरने के लिए इकट्ठे हुए। ये वे नागरिक हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, मनमाने ढंग से न्याय के अधीन रखे गए हैं या जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। बांग्ला विरोधी भाजपा ने सोचा कि वो जमींदार बनकर ये तय कर सकती है कि मतदाता के रूप में अस्तित्व का अधिकार किसे मिलना चाहिए। उन्हें विश्वास था कि बंगाल लोकतंत्र की इस मौन अदृश्य धांधली को स्वीकार कर लेगा। धर्मतला आज एक जोरदार संदेश है कि बंगाल तानाशाही खेलों के आगे नहीं झुकेगा। जब आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो लाखों लोग विरोध करने के लिए उठ खड़े होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 फरवरी को एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई थी, जिसमें 63 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे थे, जो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया ने राज्य के मतदाताओं की संख्या को काफी हद तक बदल दिया है, जिसके चलते ममता बनर्जी का गुस्सा अब उग्र हो गया है। सीएम इस प्रक्रिया को लेकर शुरुआत से ही तल्ख रुख अपनाए हुए हैं और अब एसआईआर की फाइनल सूची आने के बाद टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच तकरार और बढ़ गई है। बंगाल में सीएम ममता और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं तो यूपी की सियासत में भगवा बनाम भगवा की जंग छिड़ गई है। योगी सरकार के खिलाफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने धर्मयुद्ध का बिगुल फूंक दिया है। गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग उठाते हुए अब उन्होंने लखनऊ कूच का ऐलान कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया और बड़ा धार्मिक और राजनीतिक मोर्चा खुल गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ रक्षार्थ धर्मयुद्ध का बिगुल फूंककर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी तेज कर दी है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन अब सीधे लखनऊ की तरफ बढ़ रहा है, जिसे जानकर योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं। ये आंदोलन वाराणसी के शंकराचार्य घाट से शुरू हो चुका है। शंकराचार्य की मांग साफ है कि केंद्र से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार मिसाल पेश करे और गाय को राज्यमाता घोषित करे। जौनपुर, सुल्तानपुर और रायबरेली होते हुए ये काफिला 10 मार्च को लखनऊ पहुंचेगा। इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद जनसभाओं के जरिए सीधे जनता से जुड़ेंगे, जो कहीं न कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार के एकाधिकार वाले दावे को चुनौती देने जैसा है। माघ मेले से शुरू हुआ ये टकराव अब बड़ा रूप लेता दिख रहा है। हाल ही में सीधे सीएम योगी को लेकर शंकराचार्य ने फर्जी हिंदुत्व की बात कही थी और सवाल किया था कि आखिर ये तय करने वाले कौन होते हैं कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं। अब आंदोलन का सबसे अहम पड़ाव 11 मार्च को होगा, जब शंकराचार्य लखनऊ के कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर धर्म युद्ध शुरू करेंगे। शंकराचार्य का ये कड़ा रुख इस बात का संकेत है कि अब वो शासन को उसके वादों पर घेरने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। यूपी चुनाव से पहले शंकराचार्य की ये ललकार आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उबाल पैदा कर सकती है। शंकराचार्य ने लखनऊ कूच का ऐलान कर दिया है तो कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने भी बजट में कई बड़े ऐलान किए, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही रोहित वेमुला अधिनियम का जिक्र कर बड़ी बात कही, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में गूंज रही है। तो और क्या कुछ कहा सीएम सिद्धरामैया ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने 6 मार्च को अपना 17वां बजट पेश किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि 2026 से 27 के लिए कुल खर्च 4,48,004 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कर्नाटक नेशनल और ग्लोबल ट्रेड में एक खास भूमिका निभा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से हो रही तरक्की दुनिया भर में प्रोडक्शन सिस्टम को बदल रही है। इसके अलावा सीएम सिद्धरामैया ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा, जाति आधारित शैक्षिक और सामाजिक उत्पीड़न से निपटने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम सभी सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाएगा। सीएम सिद्धरामैया के इस ऐलान के बाद सियासत में हलचल तेज हो गई है और चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। तो वहीं मोदी सरकार की भी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि सीएम सिद्धरामैया ने अपना 17वां बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संविधान में बताए गए फेडरल गवर्नेंस सिस्टम का पालन न करके राज्य के साथ अन्याय कर रही है। राज्य सरकार एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अपना रही है, जो वेलफेयर प्रोग्राम को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और लंबे समय के लिए इकोनॉमिक बदलाव के साथ बैलेंस करती है। इन सबके बीच सीएम सिद्धरामैया ने ये भी कहा कि कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की योजना बना रही है और इस बैन का मकसद मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से बच्चों पर पड़ने वाले बुरे असर को रोकना है। कर्नाटक के बजट की चर्चा हो रही है तो सुर्खियों में इस वक्त नेपाल चुनाव भी बना हुआ है। नेपाल में नई सरकार के गठन में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। वोटों की काउंटिंग जारी है और जो रुझान सामने आ रहे हैं उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। शुरुआती रुझानों से ही साफ हो गया है कि नेपाल में बड़े बदलाव का वक्त आ गया है। तो नेपाल में किसकी बनेगी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
नेपाल में किसकी सरकार बनेगी? इस वक्त ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है, क्योंकि एक बड़े आंदोलन के बाद अब नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार का गठन होने जा रहा है और नई सरकार के चुनाव के नतीजों पर युवाओं का दबदबा भी दिखाई दे रहा है। इस बार सरकार युवाओं के पसंद की बनती नजर आ रही है। हालांकि अभी पूरे नतीजे तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिन प्रमुख पार्टियों के बीच मुकाबला है उनमें काठमांडू के मेयर रह चुके बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और पुष्प दहल प्रचंड की सीपीएन माओइस्ट सेंटर शामिल है। और रुझानों की बात करें तो बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 103, सीपीएन यूएमएल 11, नेपाली कांग्रेस 10 और सीपीएन माओइस्ट सेंटर 10 सीटों पर आगे है। 2 सीटों पर तो नतीजे भी आ गए हैं, जिनमें एक सीट राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और नेपाली कांग्रेस के खाते में गई है। यानी इस बार 35 वर्षीय बालेन शाह ने नेपाल के दिग्गजों की छुट्टी कर दी है। उनकी इस जीत के पीछे युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता, खास तौर पर जेनजी प्रोटेस्ट को उनसे मिले समर्थन के बाद उन पर बढ़े युवाओं के भरोसे को प्रमुख वजह माना जा रहा है। अब बस कुछ ही घंटों में नतीजे सबके सामने होंगे और नेपाल में नई सरकार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो विदेशों में बस करके रोजगार कमाना चाहते हैं और लाखों रुपए अपने घर में भेजना चाहते हैं। लेकिन कहाँ पर? ये मौका है इजराइल में। इजराइल ने भारत से 2030 तक 50,000 लेबर की मांग की है, जो उनके लिए काश्तकारी मजदूरी, बेलदारी वगैरह वगैरह के काम करेंगे। वैसे भी भारत सरकार ने अपने यहाँ के लोगों को रोज़गार देने की, लाखों लोगों को रोज़गार देने की बात कही है। हो सकता है इनमें वो इजराइल वाले भी शामिल हों, जो इजराइल जाके काम करेंगे तो रोज़गार तो मिल ही गया, क्योंकि ये मदरलैंड है तो वो फादरलैंड भी तो है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।